नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप स्वागत करते हैं आपका ये गुरुत्वाकर्षण वाले इस ये तीसरे वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो और गुरुत्वाकर्षण के बना चुके हैं। उसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि वो जो 2 वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद उसी का लास्ट टॉपिक में ये प्रणोद एवं दाब, इसके अलावा और जो 1-2 टॉपिक है वो हम ये तीसरे वीडियो में करा रहे हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वस्तु का सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही प्रणोद कहते हैं। सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। प्रणोद ऊर्ध्वाधर बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? प्रणोद यानी ऊर्ध्वाधर बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, प्रणोद एक प्रकार का लंबवत बल है, या फिर लंबवत बल ना बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्वाधर बल है। ठीक है, तो प्रणोद भाई एक प्रकार का बल ही है। कैसा बल है? लंबवत। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, प्रणोद बल जो है ना, वो प्रणोद बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कैसे क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। प्रणोद बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। वो इस तरह से निर्भर करेगी, जैसे कि आप मान लो रेत पर खड़े हो या फिर रेत पर लेटे हो। दोनों कंडीशन क्या है? अलग अलग कंडीशन है। जैसे आप रेत पर खड़े होंगे तो आपका जितना भी बॉडी पार्ट है उसका सबका वेट कहाँ पे रहेगा? आपके दोनों पैरों पे रहेगा। तो भाई जहाँ आप खड़े रहेंगे वहाँ की जो रेत है वो तो थोड़ी धसी हुई होगी ना। अब मान लो कि आप वहीं रेत पे क्या किए? लेट गए। तो लेट गए तो आपके जितने भी बॉडी का वेट होगा वो पूरे जिस एरिया में आप लेटे होंगे उस पर लगेगी। तो वहाँ की रेत भी क्या होगी? थोड़ी सी अंदर धंस जाएगी। तो भाई जिस कंडीशन में आप खड़े होंगे उस कंडीशन में रेत क्या है? ज़्यादा धंसेगी, क्योंकि केवल आपके दोनों पैरों पे वेट लगेगा। वो थोड़ी ज़्यादा प्रभाव देगी किसमें? सतह पे, मतलब क्षेत्रफल में। लेकिन जैसे लेटेंगे तो पूरे एरिया में प्रभाव देगी। कितना? जैसे कि आपका बॉडी वेट पूरे एरिया में लगेगा तो वो सतह पे कम प्रभाव देगी। तो सीधा सीधा प्रणोद का संबंध किससे है? प्रणोद का संबंध सतह के क्षेत्रफल से है। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? प्रणोद ऊर्ध्वाधर बल का प्रभाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? अब दाब देखिए, दाब क्या है? दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को ही दाब कहते हैं। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को ही क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो प्रणोद एवं दाब का संबंध आप सीधा सीधा ये समझिए कि प्रणोद क्या है? ऊर्ध्वाधर बल या फिर लंबवत बल है जो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगेगी। समझ में आ गया? तो प्रणोद एवं दाब का संबंध आप दाब में इस प्रकार लिख सकते हैं कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। समझ में आ गया? इसी को तो बोलते हैं ना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले क्या है? प्रणोद बल को ही क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि दाब बराबर क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब को हम पास्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, दाब को हम पास्कल से डिनोट करते हैं। और छोटे क्षेत्रफलों पर दाब अधिक एवं बड़े क्षेत्रफलों पर दाब कम लगता है। इसको आप कैसे समझेंगे? छोटे क्षेत्रफलों पर दाब अधिक एवं बड़े क्षेत्रफलों पर दाब कम लगता है। तो भाई जैसे हमने रेत वाला उदाहरण दिया, जैसे मान लो आप रेत पर खड़े होंगे तो वो क्या होगा? आपका क्षेत्रफल छोटा रहेगा किसके अपेक्षा? अगर आप रेत पे लेट गए हैं। समझ में आ गया? तब छोटे क्षेत्रफल पर दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। और कहीं बड़े क्षेत्रफल पर जैसे कि आप लेट गए तो सीधी सी बात है कि दाब कम लगने वाली है। समझ में आ गया आपको दाब और प्रणोद का संबंध? चलिए हम वो जो क्वेश्चन आपको बोल रहे थे वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिएगा आप, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? यदि हम दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? शून्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? कम हो जाएगा। और
चौथा ऑप्शन क्या है आपका, अपरिवर्तित रहेगा। अब आप बताइए, तो आप बताइए यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो भाई हमने अभी ही देखा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। कम कैसे होगा भाई, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इधर आप देख लीजिएगा एक बार, जैसे क्या हुआ, ये अभी मान लो क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, सतह पर खड़े हैं, ठीक है, और ये सतह कैसी है, रेत वाली है। तो क्या होगा, इनका ये व्यक्ति का पूरा पूरा भार कहाँ पे डिपेंड करेगा, इनके दोनों पैरों पे। समझ में आ गया। तो इनके दोनों पैरों पे क्या करेगा, ये पूरा पूरा भार डिपेंड करेगा। तो सतह की जो रेत होगी वो इन्हीं दोनों पैरों के नीचे पे क्या होगी, हल्की सी दब जाएगी, है कि नहीं। अगर मान लो सेकेंड कंडीशन में ये व्यक्ति क्या हुआ, सीधा सीधा जमीन पे लेट गया, है कि नहीं। अगर ये जमीन पे लेट गया रेत वाली, तो अब दबाव कहाँ पे लगेगा, पूरा यहाँ से लेकर पूरे इस एरिया में लगने वाली है। तो इसका अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसका दाब क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगला टॉपिक देखिए, द्रव्यमान एवं भार। जनरली आप क्या सोचते हैं, अगर द्रव्यमान बोला जाए या भार बोला जाए तो आप सीधा सीधा दिमाग में यही चीज़ आती है कि वजन। समझ में आ गया। तो द्रव्यमान अगर सोचेंगे तो भी वजन ही आएगा, भार सोचेंगे तो भी क्या आएगा, वजन ही आएगा। लेकिन भाई ये दोनों टॉपिक एक ही नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे। अब द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान अपने आप में एक अकेली यूनिट है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे कोई वस्तु में या कोई व्यक्ति में पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी ना, वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति में या फिर वस्तु में पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी द्रव्यमान कहलाएगी। अब उसी में आप द्रव्यमान में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व की माप होती है। समझ में आ गया। अब जड़त्व हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब द्रव्यमान क्या होती है, जड़त्व की माप होती है। इसके अलावा द्रव्यमान में आप देखिए कि द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक ही होता है। प्रत्येक स्थान पर कहने का मतलब, अगर आप पृथ्वी पर हैं तो भी द्रव्यमान वही रहेगा जो द्रव्यमान आपका चांद पे या फिर अन्य किसी ग्रह पे या उपग्रह पे रहेगा। समझ में आ गया। अब उसी के सापेक्ष हम क्या देखते हैं, भार को देखते हैं। तो भार क्या है भाई, तो भार क्या है, ये द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान में स्थान विशेष की अगर गुरुत्वीय त्वरण ऐड हो जाएगी तब क्या कहलाएगी, ये भार कहलाएगी। कैसे, मान लो ये आपका द्रव्यमान है, ठीक है, एम आपका द्रव्यमान है। इसमें अगर आप जैसे मान लो पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी की भी तो अपनी खुद की गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण अगर इसमें ऐड हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण ऐड होके ये हो जाएगा, एक मिनट, इसमें आप जी लिखते हैं, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण ऐड होके ये क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी। तो भार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भार बराबर mg। mg मतलब ये m होगा आपका द्रव्यमान और g होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब ये कहने का मतलब मेरा ये है कि द्रव्यमान भाई किसी भी स्थान पे बदलेगी नहीं, लेकिन भार हर स्थान पे बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, अब देखिए आप, जैसा ये गुरुत्वीय त्वरण हम पृथ्वी पे हैं तो क्या लगेगा, 9.8। समझ में आ गया। अगर मान लो हम कहीं चांद पे रहते, ठीक है, चांद पे रहते तो भाई इसका तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग आता ना। क्यों, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर इसका द्रव्यमान अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या आएगा, अलग आएगा। समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से ये g का मान जैसे ही चेंज होगा, समझ में आ गया, g का मान चेंज होगा तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, g के मान जब चेंज होगा तो f का मान मतलब ये भार का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान और क्या गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों के संबंध को क्या हम बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अकेली यूनिट द्रव्यमान को हम क्या बोल सकते हैं, उस पदार्थ में जितनी भी मात्रा मौजूद है उसको हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान बोल सकते हैं। समझ में आ गया।
अभी आप देखिएगा जनरली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना द्रव्यमान और भार से रिलेटेड, वो इस टाइप के रहेंगे। जैसा कि आपको दिया रहेगा पृथ्वी में भार तो चंद्रमा पे जाने पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा में भार तो पृथ्वी पे आने पे क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आप एक सूत्र याद करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये सूत्र रहेगा, ये जनरली चंद्रमा और पृथ्वी के सापेक्ष ही बोला जाता है। तो चंद्रमा बराबर आप याद रखिएगा पृथ्वी गुना 1/6, ठीक है। ये आप याद करके रखिएगा, चंद्रमा बराबर पृथ्वी गुना 1/6। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, ये टोटल भार पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, ये भार पे डिपेंड करेगा। तो चंद्रमा बराबर पृथ्वी गुना 1/6। तो अगर चंद्रमा पे भार दिया रहेगा तो चंद्रमा पे भार रखिएगा आप, अगर पृथ्वी पे दिया रहेगा तो पृथ्वी पे भार रखिएगा। फिर ये सूत्र में पुट करते ही आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चलिए हम सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा आप, चांद की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा। अब एक बार हम इसको नहीं बताए थे कि भार क्या है, भार एक प्रकार का बल ही है। तो बल बोलो या फिर भार बोलो, दोनों का एसआई यूनिट या फिर मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में आप देखिएगा, चांद की सतह पर एक वस्तु का भार कितना है, 60 न्यूटन है। तो चांद में कितना है, 60 न्यूटन, ठीक है। चांद में कितना है, 60 न्यूटन। और क्या दिया गया है, और पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर इसका क्या पूछा है, भार पूछा है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम सूत्र में मान रखते हैं। क्या लिखवाया था मैं आपको, चंद्रमा बराबर क्या कर दीजिएगा, पृथ्वी गुना 1/6, ठीक है। मतलब चंद्रमा पे जो द्रव्यमान होगी वो पृथ्वी की 1/6 गुनी होगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे चांद की वैल्यू हम लिख लेते हैं 60 न्यूटन, तो पृथ्वी पे उसका 1/6 हो जाएगा। तो 6 जाके यहाँ पे क्या कर लेगी, ये गुणा कर लेगी। तो 6 छक्के हो जाएगा ये 36 बराबर ये पृथ्वी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 660 न्यूटन, ठीक है। चांद पर अगर 60 न्यूटन है तो पृथ्वी पे उसका भार क्या हो जाएगा, 60 न्यूटन, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये 360 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये ऑप्शन डी आएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। दिया है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है भाई हमको, ये दिया है चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया है, ठीक है। चांद पर द्रव्यमान और कितना दिया गया है, चांद पर द्रव्यमान 40 kg, ठीक। और क्या पूछा है इसमें, और एक दिया है त्वरण दिया गया है, ठीक है। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा क्या गया है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान जो है ना वो चांद पे रहो या फिर पृथ्वी पे रहो या कहीं पे भी रहो, द्रव्यमान तो चेंज होने वाली नहीं है कि नहीं। अब भार बनाने के लिए द्रव्यमान में अगर हम क्या कर देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो भार हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये कैसे हम हल करेंगे, पृथ्वी पर इसका भार पूछा है तो पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा भाई, पृथ्वी पर भार हो जाएगा आपका भार बराबर द्रव्यमान, ठीक है, और गुणा ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, 40 kg, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना दिया गया है, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400 न्यूटन, ठीक है। तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा आपका, पृथ्वी पर 400 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं उत्प्लावकता क्या होती है। उत्प्लावकता क्या होती है, किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, उत्प्लावक बल कहलाता है। ऊपर की ओर लगाया गया, भाई सीधी सी बात आप उदाहरण में समझ सकते हैं। अगर कोई वस्तु पानी पर तैरती है तो वो क्यों तैरती है, क्योंकि पानी का उत्प्लावन बल उस पर कार्य कर रहा होता है। समझ में आ गया। तो उत्प्लावक बल क्या है, उत्प्लावकता क्या है, किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट पॉइंट क्या है, उत्प्लावक बल जो है ना
उत्प्लावक बल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो पदार्थ के घनत्व पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया, पदार्थ के घनत्व पर। पदार्थ का घनत्व इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसा समझते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आप ये सूत्र भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सूत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये घनत्व उत्प्लावन बल पे कैसे डिपेंड करती है, उदाहरण के लिए मान लो आपके पास 2 बोरी है, सेम साइज की आपके पास 2 बोरी है। एक बोरी में आप क्या कर लिए, रेत भर लिए, और एक बोरी में आप क्या भर लिए, मान लो भूसा भर लिए। समझ में आ गया। तब भाई रेत वाली बोरी क्या होगी, जो भूसे वाली बोरी है उससे तो अधिक भारी होने वाली है कि नहीं। तो रेत वाली बोरी भारी क्यों होगी, रेत वाली बोरी भारी होगी अपने घनत्व के कारण। समझ में आ गया। उसमें द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान होगा रेत, है कि नहीं। और आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगी आपकी बोरी, ठीक है। जिनको भी ये टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता ना, वो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ये घनत्व क्या होता है उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। द्रव्यमान आपकी क्या हो गई, मान लो रेत हो गई, और आयतन क्या हो गई, आयतन हो गई बोरी। तो रेत जिस बोरी में है कि नहीं, वो कंबाइन रूप से क्या कहलाएगा, आपका घनत्व कहलाएगा। इसी के सापेक्ष हम और एक समझ सकते हैं भूसे और बोरी में। तो अगर भूसा रहेगा उस बोरी में तो भूसा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और आयतन क्या हो जाएगा, फिर से बोरी हो जाएगी। तो भाई दोनों के घनत्व में क्या है, डिफरेंस है कि नहीं है। क्योंकि रेत वाली जो बोरी होगी वो क्या होगी, हल्की होगी, भारी होगी, और जो भूसे वाली बोरी होगी वो हल्की होगी। तो यही जो घनत्व है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये उत्प्लावन बल जो है वो घनत्व पे डिपेंड करेगी। इसी के कारण क्या होगा, कोई वस्तु पानी में या तो तैरेगा या तो फिर क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। समझ में आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल क्या है, उत्प्लावन बल है किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। और उत्प्लावन बल डिपेंड किस पे करता है, उत्प्लावन बल डिपेंड करता है घनत्व पे, ठीक है। अब ये देखिएगा आप, किसी वस्तु के तैरने अथवा डूबने की स्थिति उस वस्तु व पानी के घनत्व पर निर्भर करती है। हमने पहले ही बता दिया है, कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगी वस्तु के घनत्व पर और पानी के घनत्व पर, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, वस्तु पानी के घनत्व से कम होने पर तैरती व पानी के घनत्व से अधिक होने पर डूब जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लो एक कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ये प्लास्टिक की गेंद लेते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक की गेंद। और अगले कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, मान लो अगले कंडीशन में हम लोहे की गेंद यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी लोहे की गेंद है, ठीक है। अब भाई दोनों क्या है, सेम आकृति की है, सेम साइज की है, तो मतलब दोनों का क्या है, आयतन क्या होगा, समान होगा, है कि नहीं। दोनों का क्या होगा, आयतन समान होगा, सेम साइज की है तो। लेकिन दोनों के द्रव्यमान में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा भाई, ये क्या है, प्लास्टिक का है और ये क्या है, लोहे का है। तो दोनों के द्रव्यमान में क्या हुआ, अंतर हुआ ना। तो उस हिसाब से दोनों के घनत्व में भी अंतर होगा, है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर अलग होगी तो घनत्व पे डिपेंड जरूर करेगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के गेंद और लोहे के गेंद में एक क्या होगी, कम घनत्व वाली होगी और एक ज़्यादा घनत्व वाली होगी। तो इसमें लोहे की गेंद क्या होगी, ज़्यादा घनत्व वाली होगी। अब जब ये पानी की सतह पर रहेगी ना, तो अगर पानी की सतह में पानी का जो क्या है घनत्व है, वो अगर इस प्लास्टिक की गेंद के घनत्व से अधिक हुई, तब क्या करेगी, ये प्लास्टिक की गेंद ऊपर में तैरने लगेगी। समझ में आया। अगर मान लो पानी का घनत्व इस प्लास्टिक के गेंद के घनत्व से अधिक हुई, उसी कंडीशन में कोई भी वस्तु क्या है, वो तैरने लगती है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में अगर मान लो पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व इस लोहे की गेंद के घनत्व से कम हुआ, तो क्या होगा, ये लोहे की गेंद क्या है होगी, ये डूब जाएगी, ठीक है। ये आप जनरली किसी उदाहरण में तालाब में, नदी में, कहीं पर भी देखे होंगे कि कोई वस्तु क्या है, तैरती है, कोई क्या है, डूब जाती है। तो ये उसके घनत्व पे ही डिपेंड करेगी कि कौन सी वस्तु तैरेगी या कौन सी वस्तु डूब जाएगी। समझ में आ गया।
अब इसमें थोड़ा सा आप टॉपिक ये समझ लीजिएगा कि ये जो उत्प्लावकता बल है उसी में आगे चल के एक हमारे वैज्ञानिक हुए थे आर्कमिडीज नाम से। वो आर्कमिडीज ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आर्कमिडीज ने क्या बोला था? आर्कमिडीज ने सिद्ध किया कि उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या बोला था कि उत्प्लावन बल मतलब जो पानी द्वारा बल लगाया जाएगा किस पे? वस्तु पे, ऊपर की ओर, ठीक है। वो उत्प्लावन बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये नियम किसने दिया था? आर्कमिडीज ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या था कि वस्तु का क्या चीज? उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करेगा? उत्प्लावन बल वस्तु के हटाए गए द्रव्यमान के हटाए गए तो क्या बोल रहा था मैं कि जो वस्तु द्वारा हटाया गया जल है ना, उसी के बराबर क्या लगेगा? उत्प्लावन बल लगेगा। तो उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा? उत्प्लावन बल बराबर आपका हो जाएगा वस्तु द्वारा हटाए गए जल के बराबर, ठीक है। वस्तु जितना भी जल हटाएगी उस सतह से, उसी के हिसाब से क्या लगने वाला है? उसमें उत्प्लावन बल लगने वाला है। बस यही है आर्कमिडीज का सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत को छांटिएगा, ठीक है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। ध्यान रखिएगा, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। ये कथन पहला है। दूसरा कथन क्या है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ठीक है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। तीसरा ऑप्शन क्या है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ठीक है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। चौथा ऑप्शन क्या है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। इनमें से आप गलत को छांटिएगा। तो इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या है? कथन गलत है, ठीक है। उसमें दिया क्या गया है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार से कम हुआ तो वस्तु क्या होगा? डूब जाएगा, है कि नहीं? तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये इसमें दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, या फिर तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, ठीक है। और अगला ऑप्शन है इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो भाई इतने थ्योरी पार्ट में आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में तो आ ही गया होगा। तो आप एक काम करिएगा, इसको आप एक बार अपने से ठीक से एनालिसिस करिए, उसके बाद आप कमेंट में हमको इसका उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है। जितने भी हमारे थ्योरी पार्ट हैं ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी हमारे वीडियोस हैं इससे पहले, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इसके संबंधित और जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।